आज का जो आर्टिकल है वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहा है। वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब कि जैसे अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, और यूपी में तो अभी चल ही रहा है, तो फेजेस में इलेक्शन होता है। राइटर ये लिखते हैं कि अभी 5 स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, और 2019 में आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। आई थिंक उसके बाद 5 साल और जोड़िएगा तो 2024 में होगा, लेकिन 2024 से मतलब नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो अलग अलग इलेक्शन होता है ना, जैसे सेंटर का हो गया, फिर स्टेट का हुआ, फिर दूसरे स्टेट का हुआ, तो ऐसे 5 साल तक चलते रहता है प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि मैन पावर का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं। तो राइटर इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो सेंटर का और स्टेट का एक साथ ही हो जाए, जिससे बहुत ज्यादा हमारा मतलब एक्सपेंडिचर बचेगा और बहुत ज्यादा मैन पावर भी बचेगा। तो अब राइटर स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं कि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और आने वाले टाइम में राजस्थान और तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब शायद अगले साल होंगे या उसके अगले साल होंगे। अब राइटर ये कहते हैं कि 19 जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से लेके और 1967 तक, जब से हमको 1947 ले लीजिए आप, और 1947 से 1967 तक, ये जो हमारा जो इलेक्शन होता था ना, वो लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ ही होता था। बड़ी बात है, मुझे आज ही पता चला कि नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके और 1967 तक जो इलेक्शन होता था, स्टेट का भी इलेक्शन और सेंटर का भी इलेक्शन, वो एक साथ ही होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1967 के बाद ऐसा राइटर लिखते हैं कि कुछ स्टेट में, जैसे मान लीजिए 1967 है, सेंटर का भी इलेक्शन हुआ और स्टेट का भी इलेक्शन हुआ, सारे स्टेट का इलेक्शन हुआ, और सरकार बन गई, सब चल रहा है ठीक ठाक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सरकार 2 साल चली, स्टेट का कुछ 3 साल चला। इसके बाद ना सरकार उनकी गिरने लगी। और एक नियम है, आप लोगों को भी पता है, कि एक सरकार गिर जाती है तो दूसरी पार्टी यदि सरकार नहीं बनाती है तो फ्रेश इलेक्शन होता है। एक सरकार गिर जाती है और दूसरी पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं साबित कर पाती है तो फ्रेश इलेक्शन होता है। और इस वजह से जो मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज एक चीजें थी सेंटर में और स्टेट इलेक्शन में, मतलब सेंट्रल इलेक्शन में, यूनियन यूनियन लेवल पे जो इलेक्शन होता है, सेंटर में जो इलेक्शन होता है और स्टेट में इलेक्शन होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन कहीं ना कहीं मिसिंग होने लगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से राइटर ये लिखते हैं कि अब फिर से ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम स्टेट को और सेंटर का इलेक्शन एक साथ करें। इन्होंने कुछ हवाला दिया है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात को कहा था कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बोला था 1983 में। लॉ कमीशन ने 1999 में लॉ कमीशन ने भी इस आइडिया को एडवोकेट किया था। मतलब इलेक्शन कमीशन तो 1983 में बोल रहा है, लेकिन उसी को लॉ कमीशन भी रीइटरेट कर रहा है। मतलब उसने भी यही कह दिया कि एट एनी हाउ जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन, वो एक साथ होना चाहिए, ये लॉ कमीशन ने बोला। अभी ये मामला सुर्खियों में इसलिए आ गया है कि 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कह दिया था कि हम ये क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस स्टेट इलेक्शन लेके आएंगे। और कहा जाता है कि 2016 में मोदी ने भी इस आइडिया को फ्लोट किया था, ऐसा राइटर लिखते हैं। 2017 में नीति आयोग ने तो एक वर्किंग पेपर तैयार कर दिया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, 2017 में, 2017 में। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी यदि हम दोनों इलेक्शन एक साथ करना चाहते हैं, तो सेंटर का भी और स्टेट का भी। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक ये प्रोसेस हुआ नहीं। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब एक और आर्टिकल को इसमें इंक्लूड करते हुए राइटर ये बताते हैं कि इसके क्या ये क्या बोलते हैं एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। यदि हम प्लस की बात करें तो प्लस में सबसे पहला तो ये है कि सेव मनी, पैसे की काफी बचत होगी। आप लोगों को भी पता है कि एक स्टेट का अलग इलेक्शन होता है, लोकल गवर्नमेंट का अलग इलेक्शन होता है, सेंटर का अलग इलेक्शन होता है, तो इसमें कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है ना, ये पब्लिक पैसा ही तो है ना, हमारे ही टैक्सेस के पैसे से तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे बचेंगे।
दूसरी बात इन्होंने बोला है करप्शन और ब्लैक मनी जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन कंटेस्ट जो करती है पार्टी, जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मैसिव पैसे की जरूरत होती है, और उनको फंडिंग जो किया जाता है वो आप समझ सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी आप लोगों को बताया है, यदि आप लोगों को पता है तो, कि उसमें आप पूछ भी नहीं सकते हो कि वो पैसा कहाँ से आया। तो ये जो ब्लैक मनी और करप्शन होता है ना वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि आप देखो ना, 2 बार इलेक्शन हो रहा है, स्टेट का अलग हो रहा है, सेंटर का अलग हो रहा है, दोनों बार पैसा लगता है, दोनों बार जो कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो उसको, भाई जाहिर सी बात है कि उसको पैसा चाहिए कहीं से ना कहीं से, क्योंकि बांटना है उसको पैसा। तो ये ब्लैक मार्केटिंग जो है और करप्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नेंस की बात की जा रही है। आपको पता है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यूज होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, आचार संहिता जिसको बोलते हैं लागू हो जाता है। तो गवर्नेंस के प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो स्मूथ गवर्नेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों की ड्यूटी भी कहीं ना कहीं लगा दी जाती है ना। आप जितने एम्प्लॉइज होते हैं कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो जो उनका एक्चुअली में अपना काम होता है वो कुछ दिन के लिए ठप पड़ जाता है। तो गवर्नेंस, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे 2 बार इलेक्शन होगा तो 2 बार गवर्नेंस इफेक्टेड होगा ना, मतलब अफेक्टेड होगा। इसके बाद सोशल फैब्रिक की बात करते हैं। सोशल फैब्रिक का मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये सोशल फैब्रिक 2 बार डिस्टर्ब हो जाता है यदि 2 बार इलेक्शन होता है या 3 बार, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है पार्टी, वो जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे आपको बरगलाने की कोशिश करती है। तो ये जो सोशल फैब्रिक है 2 बार टूटता है, एक बार स्टेट के इलेक्शन में और एक बार सेंटर के इलेक्शन में। यदि एक साथ ही होगा तो सिर्फ सोशल फैब्रिक को एक बार ही वो प्रहार कर पाएंगे 5 साल में, तो ये भी एक अच्छी बात है। लास्ट में टीचर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की है। जाहिर सी बात है कि जितने टीचर्स हैं उन सबकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअली में टीचर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज का काम ये तो नहीं है कि इलेक्शन कराओ या कुछ और कराओ, उनका काम है पढ़ाना, टीचर का काम है। या सिक्योरिटी फोर्सेज का काम कुछ और भी हो सकता है कि देश को बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करो या कुछ और काम करो, लेकिन वो इलेक्शन में बेचारे उनको एंगेज कर दिया जाता है। ये सब प्लस हो गए। माइनस में भी इन्होंने कुछ बातें लिखी है कि यदि दोनों इलेक्शन एक साथ होगा तो नुकसान क्या क्या हो सकता है, जिसमें पहला इन्होंने लिखा है वोटर अवेयरनेस। मतलब कि यदि दोनों इलेक्शन एक साथ होगा ना तो हो सकता है कि लोकल इशू को लोग नजरअंदाज कर दें और जो नेशनल इशू है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि स्टेट इलेक्शन तो लोकल इशू से ही जीता जा सकता है और जीतते हैं पार्टी वाले, लेकिन नेशनल इशूज तो कुछ और है। नेशनल इश्यूज को लेकर लोग ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे, लोकल इशू को भूल जाएंगे। तो ये रिस्क है कि लोकल इशू पे लोग वोट नहीं देंगे, नेशनल मतलब इश्यूज पे वोट दे देंगे। दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि दोनों इलेक्शन एक साथ होता है शायद, तो इससे शायद उनको ऐसा हो जाएगा कि वो 5 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 इयर्स तक बने रहेंगे। अभी क्या है कि जनता उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू खत्म भी कर सकती है, और उनकी 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 सरकार गिरा भी सकती है। तो ये चीज है कि अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स नहीं हो पाएगी। स्टेट डिसएडवांटेज की बात किया है इन्होंने। स्टेट डिसएडवांटेज में अब इसका उल्टा इन्होंने ये बोला है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके से गिर जाती है तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन कैंसिल करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आसाम फुल मेजोरिटी से रूल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, और किसी न किसी तरीके से सेंटर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके हमने सरकार को गिरा दिया, तो आसाम गवर्नमेंट को भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना जरूरी है। तो उसकी क्या गलती है? तो ये चीज है। इसके साथ साथ पर्सनालिटी टाइप इलेक्शन इन्होंने बात किया। पर्सनालिटी टाइप का मतलब कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाएगा। अभी भी खैर वही वही है। लोग देखते हैं कि मोदी की पार्टी का, अच्छा कोई भी है चलो उसको वोट दे देते हैं क्योंकि बीजेपी का जमाना है। तो पर्सनालिटी टाइप पे हो जाएगा, कोई लोकल लीडर नहीं इमर्ज होगा, जो नेशनल लीडर होंगे उसी के आधार पे हम अपना वोटिंग कर देंगे। इसके बाद लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात की है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस का मतलब ये हुआ कि ये यदि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो हमको रिसोर्सेज की जरूरत होगी ना, उतने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। अभी देखिए ना, अभी इलेक्शन हो रहा है, यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, तो फेजेस में इलेक्शन हो रहा है कि ये आज बनारस का है, फिर कल इलाहाबाद का है, फिर परसों ऐसे। वो क्यों ऐसे हो रहा है फेजेस में? क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि एक दिन ही हम करा दें पूरा इलेक्शन। तो अभी यूपी में जब इलेक्शन हो रहा है तो फेजेस में हो रहा है। अभी
शायद 3 या 4 या 7 को लास्ट फेज है, उसका 10 को रिजल्ट आएगा और इलेक्शन चालू बहुत पहले से हो गया है। तो यदि ये दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो इतना स्टाफ कहाँ से मिलेगा आपके पास, इतनी सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। इसीलिए कहा जाता है लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हैं। तो लास्ट में राइटर यही बताते हैं कि देखो ये वन इंडिया वन इलेक्शन जो है ना, ये एक अच्छा आइडिया है। कोशिश ये करना चाहिए कि इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जाए, प्रॉपर पॉलिसीज से, प्रॉपर रूल्स से, प्रॉपर प्रिंसिपल से, प्रॉपर फ्रेमवर्क से। और इसमें जो लोग हों वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हों, वो थिंक टैंक हों, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, वो रिप्रेजेंटेटिव हों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, सारे लोग मिलके इकट्ठा इस चीज को डिसाइड करें और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो एक अच्छी